नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उस घटनाक्रम की जो पिछले कुछ दिनों में वैश्विक ऊर्जा व्यापार, भारत की कूटनीति और पश्चिम एशिया की भू राजनीति के केंद्र में आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी वह 34 किलोमीटर चौड़ी जल अडमरू मध्य जो दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा है, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर गुजरने वाला जहाज है एक कूटनीतिक निर्णय का परिणाम है। भारत के लिए यह मामला सिर्फ तेल की आपूर्ति का नहीं है, यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा, उसके 778 नाविकों की जान और उसकी विदेश नीति की परीक्षा का भी सवाल है। और यही कारण है कि आज यह विषय न केवल नई दिल्ली के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी है, अगर आप इस तरह के तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि ऐसी ही जमीनी और वैश्विक खबरें आप तक नियमित पहुंचती रहें। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो पहले समझते हैं कि यह पूरा संकट शुरू कहां से हुआ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मृत्यु की पुष्टि हुई। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, यह पश्चिम एशिया की भू राजनीति में एक भूकंप की तरह था। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी। आईआरजीसी के वरिष्ठ अधिकारी इब्राहिम जबारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जल अडमरू मध्य बंद है और जो भी जहाज बिना अनुमति के गुजरने की कोशिश करेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। और यह धमकी खोखली नहीं थी। आईआरजीसी नौसेना के रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी ने खुद पुष्टि की कि 2 जहाजों एक्सप्रेस रोम और मायूरी नारी ने चेतावनियों की अनदेखी की और उन्हें स्ट्रेट में रोका गया। उनके शब्द थे कि जो भी जहाज गुजरना चाहता है उसे पहले ईरान से अनुमति लेनी होगी। यह एक ऐसा कदम था जिसने दुनिया भर के शिपिंग उद्योग में हड़कंप मचा दिया। अब समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का महत्व क्यों इतना असाधारण है। यह जलमार्ग हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल का परिवहन करता है, यानी दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा। सऊदी अरब, यूएई, इराक और कतर, इन सभी प्रमुख तेल उत्पादकों का निर्यात इसी रास्ते से होता है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार इस स्ट्रेट से गुजरने वाले कच्चे तेल का लगभग 84% एशियाई बाजारों के लिए था। यूरोप भी कतर से अपने कुल एलएनजी आयात का 12 से 14% इसी मार्ग से प्राप्त करता है। तो जब यह जलमार्ग बाधित होता है तो प्रभाव केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता, यह वैश्विक ऊर्जा बाजार को सीधे हिला देता है। भारत के लिए यह संकट विशेष रूप से गंभीर था। भारत अपने कुल कच्चे तेल आयात का करीब 40% मध्य पूर्व से प्राप्त करता है और इसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही आता है। जब आईआरजीसी ने स्ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया तो 28 भारतीय ध्वज वाले जहाज स्ट्रेट के पूर्व और पश्चिम में अटके पड़े थे और इन जहाजों पर 778 भारतीय नाविक सवार थे। यह केवल एक व्यापारिक समस्या नहीं थी, यह सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मामला था। इस पृष्ठभूमि में भारत की कूटनीति की असली परीक्षा शुरू हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास आराघची से 2 हफ्तों के भीतर 3 बार बात की। यह असामान्य है। यह इस बात का संकेत था कि नई दिल्ली इस मसले को कितनी गंभीरता से ले रही थी। बातचीत का मुख्य एजेंडा था शिपिंग की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की निर्बाध जारी रखना। 12 मार्च को खबरें आई कि ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। एक लाइबेरियाई ध्वज वाला टैंकर शेनलोंग सुएज मैक्स, जिसका कप्तान भारतीय था, सुरक्षित रूप से स्ट्रेट पार करके मुंबई बंदरगाह पहुंचा। यह ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद भारत के लिए पहली सफल कच्चे तेल की खेप थी। इसके बाद 2 और जहाजों को भी अनुमति मिलने की रिपोर्टें आईं, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस विषय पर कुछ भी प्रीमैच्योर बोलना उचित नहीं होगा, यानी भारत सरकार ने खुद किसी औपचारिक समझौते की पुष्टि नहीं की। दूसरी ओर ईरान के बाहर स्थित एक ईरानी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि ऐसा कोई समझौता अस्तित्व में नहीं है। यह विरोधाभास क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई बार वो बातें जो जमीन पर हो रही होती हैं, उन्हें आधिकारिक तौर पर स्वीकार करना कूटनीतिक जटिलताएं पैदा कर सकता है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को संतुलित कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यह वही रणनीतिक स्वायत्तता है जिसे भारत मल्टी अलाइनमेंट कहता है, न किसी के साथ न किसी के खिलाफ, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर। लेकिन इस नीति की सीमाएं भी हैं। जब युद्ध का माहौल हो, जब हर पक्ष दूसरे से आप किसके साथ है पूछ रहा हो, तब तटस्थता बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। ईरान की अपनी रणनीति को भी समझना जरूरी है। 5 मार्च को आईआरजीसी ने कहा था कि स्ट्रेट अमेरिका, इजराइल,
यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद है। लेकिन 10 मार्च को एक संशोधन आया जो देश अपने क्षेत्र से इजरायली और अमेरिकी राजदूतों को निष्कासित करेंगे, उन्हें अनरिस्ट्रिक्टेड पासा जी मिलेगी। यह ईरान की कूटनीतिक चाल थी, स्ट्रेट को एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करना। भारत के लिए अलग व्यवस्था का यह अर्थ निकलता है कि ईरान को भी भारत की जरूरत है, चाहे वह कूटनीतिक मान्यता हो, आर्थिक संपर्क हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक तटस्थ आवाज। इस पूरे संकट ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को कितनी गहराई से प्रभावित किया है, यह देखना भी जरूरी है। ब्रेंट क्रूड 12 मार्च को लगभग $100 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। कतर ने 2 मार्च को गैस उत्पादन बंद किया और 4 मार्च को फोर्स मजोर घोषित कर दिया। कतर के ऊर्जा मंत्री साद शरीदा अल-काबी ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध जारी रहा तो अन्य गल्फ ऊर्जा उत्पादक भी निर्यात रोकने पर मजबूर हो सकते हैं। आईईए ने 40 करोड़ बैरल तेल की आपातकालीन रिलीज को मंजूरी दी। जापान ने अपने रणनीतिक भंडार से तेल निकालने की तैयारी शुरू की। दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक भारत ने भी अपनी आपूर्ति का 75% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर के रास्तों से लाने की व्यवस्था करने की कोशिश शुरू की, लेकिन विकल्प सीमित हैं। ओमान के बंदरगाह दुक्म, सलालाह और सोहार एक वैकल्पिक मार्ग दे सकते थे, लेकिन मार्च में इन पर भी ड्रोन हमले हुए। सोहार को इंश्योरेंस मार्केट ने हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे यानी केप ऑफ गुड होप का रास्ता बेहद लंबा है, इससे शिपिंग समय और लागत दोनों बढ़ जाती है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई त्वरित विकल्प नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत की कूटनीति वाकई इस संकट में एक नई भूमिका निभा रही है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने खुद को एक न्यूट्रल ब्रिज बिल्डर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यूक्रेन संघर्ष में भी भारत ने न पश्चिम का पूरा साथ दिया न रूस का। अब पश्चिम एशिया में भी वह यही रेखा खींचे चल रहा है। जयशंकर की ईरान के साथ 3 बातचीत इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर राजनयिक चैनल का उपयोग करने को तैयार है, चाहे वह अमेरिकी दबाव में हो या न हो। एक और आयाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भारतीय नौसेना की भूमिका। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने तेल आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को तैनात करने का प्रस्ताव रखा। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। पारंपरिक रूप से भारतीय नौसेना को गल्फ क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को लेकर सतर्क रहता था, लेकिन जब 37 भारतीय ध्वज वाले जहाज और 1100 से अधिक नाविक किसी सक्रिय संघर्ष क्षेत्र में फंसे हों तो यह विकल्प अपरिहार्य हो जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका ने भारत को 1 महीने की विशेष छूट दी है, जिसके अंतर्गत भारत किसी भी जहाज पर लदे रूसी कच्चे तेल को 4 अप्रैल तक खरीद सकता है। इसका अर्थ यह है कि वॉशिंगटन भी समझता है कि भारत इस संकट में एक अलग भारत को मांदी और संवेदनशील स्थिति में है। भारत को पूरी तरह किसी एक खेमे में धकेलना न अमेरिका के हित में है न भारत के। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न है और वो है स्थायित्व का। क्या ये व्यवस्था जो इस वक्त जमीन पर दिख रही है, जहां ईरान कुछ जहाजों को अनुमति दे रहा है, कितने समय तक चल सकती है? युद्ध के हालात रोज बदल रहे हैं। आईआरजीसी के नए आदेश, अमेरिकी नौसेना की हरकतें, गल्फ देशों की प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कोई भी समझौता अस्थायी और अनौपचारिक ही रह सकता है। भारत की असली परीक्षा यह है कि वह इस बदलते परिदृश्य में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करता है। 75% आयात को वैकल्पिक मार्गों पर लाना, रणनीतिक भंडार बढ़ाना और घरेलू स्तर पर एलपीजी की कमी से बचाव, ये सब तात्कालिक जरूरतें हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह संकट भारत को यह याद दिला रहा है कि ऊर्जा विविधीकरण चाहे भौगोलिक हो या तकनीकी अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यह संकट सिर्फ एक जलमार्ग की कहानी नहीं है, यह उस वैश्विक व्यवस्था का प्रतिबिंब है जिसमें ऊर्जा, कूटनीति और सैन्य शक्ति एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। जब दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्ग पर एक देश का नियंत्रण इतना प्रभावी हो जाता है कि वह दूसरे देशों को अपने राजनयिक निर्णयों के आधार पर परमिट जारी करे, तो यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। और भारत के लिए सवाल यह है, जब तेल $100 प्रति बैरल के पार हो, जब 778 नाविक किसी संघर्ष क्षेत्र में हो, जब सरकारी दफ्तरों में एलपीजी की कमी से नाश्ता बंद हो, तो कूटनीति, ऊर्जा नीति और रणनीतिक स्वायत्तता का यह नाजुक संतुलन कितने समय तक टिक सकता है? ये एक खुला प्रश्न है और इसका जवाब अगले कुछ हफ्तों में स्ट्रेट ऑफ